जो भी आपने इनवॉइस बना दिया, आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है, हो सकता है ये सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में हो, मतलब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसमें टैक्स होता है CGST AGST। दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई है, इसमें टैक्स होगा IGST। इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं? एक तो दूसरे कंट्री में चला जाए या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में अगर है तो भी IGST लगता है। इंपोर्ट किया होगा तो कस्टम में IGST लगेगा गुड्स के ऊपर। ये B2B होगा या B2C होगा तो ऑब्लिगेशन क्या है? सप्लायर के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करो। लेकिन जब GSTR 1 फिलअप करते हैं, जब GSTR 1 फिलअप करेंगे तब GSTR 1 में आपको कुछ कॉलम दिए है 4A 4B 4C 6B 6C। इसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको जो इनवॉइस दिया वो इनवॉइस इस कॉलम में अपलोड करने होंगे। इस कॉलम में उसका डिटेल फर्निश करना होगा। इनवॉइस का नंबर क्या है, इनवॉइस का डेट क्या है। अब 4A में क्या जाएगा? तो 4A में B2B का नॉर्मल इनवॉइस जाएगा। 4B में अगर आपने कोई इनवॉइस बनाया है जिसके ऊपर टैक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट को करने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं है, एज ए सप्लायर आपकी नहीं है, रिसिपिएंट की है। रिवर्स चार्ज के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी है तो 4B में। अब ये सब जानकारी इतनी याद कैसे रहेगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करेंगे? जैसे हम CBSE के ऊपर जाके CBIC के ऊपर जाके फॉर्म देखेंगे, उसका रूल को क्लिक करेंगे। हाँ, तो डिटेल में है ना, मुझे 1-1.5 घंटा में लगा सकता हूँ उसके ऊपर। अभी आधे घंटे में करना है मुझे, थोड़ा फास्ट बताऊँगा। पार्ट B GSTR 1। अब 1 में 1 to 3 नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, GST नंबर, लीगल नेम, एग्रीगेट टर्नओवर। तो शुरुआत होता है 4 से। 4A में जैसे मैंने बताया अभी, जो आपका सप्लाई है B2B वाला, उसका GSTN डालो यहाँ पे, इनवॉइस का नंबर, डेट, वैल्यू, रेट कितना है GST का, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, इंटर स्टेट है तो IGST, इंट्रा स्टेट है तो CGST AGST ये डालोगे, सेल्स है तो वो, और प्लेस ऑफ सप्लाई, नेम ऑफ स्टेट, UT, बस ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मुझे दिखा रहा है लाइब्रेरी रजिस्टर सब कुछ, ये 3B के लिए ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। जैसे ही मैंने ओपन किया अगस्त GSTR 1, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। अब मैंने क्लिक किया तो ऑनलाइन खुलेगा। ऑनलाइन पे क्लिक करो या ऊपर क्लिक करो, ऑनलाइन खुलेगा। अब इसमें 4A 4B 4C 6B 6C ऐसा इसने दिया है। यहाँ पे ऐड डिटेल क्लिक करूँगा, मैं मैन्युअली करना होगा तो रिसीवर GSTN, जैसे यहाँ पे GSTN टाइप करोगे यहाँ पे नाम दिखाई देगा, फिर इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू, सप्लाई टाइप में इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट ये दिखाता है।
इसको सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। फिर दूसरा ऐड करना है ऐसे मैन्युअली अगर करना चाहोगे तो इस तरीके से। तो मतलब हर एक इनवॉइस वाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो तो ऑनलाइन ही ऐसे होगा। और अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो मैंने क्या किया, दिखा दो अभी। ये मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली है ना, मैंने जैसे वहाँ टाइप किया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला इनवॉइस था, ये एक्सपोर्ट वाले 2 इनवॉइस आ गए जो उसमें से हमने किया है। अब मैं इसको निकालता हूँ पूरा, ये पूरा इसको निकालने के लिए रीसेट, यस। अब रीसेट करने के बाद में फिर भी वो 2 दिखाएगा क्योंकि ये व्यू पहले वाला अंदर का चला गया। व्यू अपडेट होने में टाइम लगता है। डेटा आपके पास स्टोर होता है एक जगह पे और दिखा रहा है यहाँ पे, मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको मॉनिटर पे दिख रहा है ना, वैसे ही है। वो सर्वर पे स्टोर है डेटा, ऐड कर दिया तो भी दिखाने के लिए टाइम जाएगा, बहुत हेवी डेटा रहता है इसमें। ऐड किया तो भी टाइम जाएगा दिखाने को, और निकाल दिया तो भी। अभी इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है कि ये प्रोसेस फास्ट हो, इसके लिए जनरेट GSR1 समरी। अब वो यहाँ पे बोला उसने प्लीज़ रीचेक आफ्टर 1 मिनट। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है अगर उसके पास सर्वर पे इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा तो तुरंत कर देगा। तो नॉर्मल उसने एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में होता रहेगा, फिर दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो प्रोसेस इमीडिएट कर देता है। रिफ्रेश किया, अब कुछ नहीं दिख रहा है, ना ऊपर ना अंदर, चला गया। हाँ, अब ये 4A 4B 4C क्या है समझ लो। जो आप सप्लाई कर रहे हो वो नॉर्मल आपका सप्लाई है, डायरेक्ट कांटेक्ट किया आपने। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू कांटेक्ट किया तो 6C में डालो, सॉरी 4C में डालो। नॉर्मल किया तो 4A में, और ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू किया तो 4C, 4B बस। इसके लिए 4 वाला दिया हुआ है। 5 में क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई पहली बात, जैसे मैंने एक कैटेगरी बनाई यहाँ पे B2B B2C है, वैसे और एक होता है अपना रजिस्टर अनरजिस्टर, ये चला गया इसमें, बराबर है। दूसरा अब क्या हो सकता है कि इंट्रास्टेट होता है या इंटरस्टेट। तो इसमें ये जो 5 वाला है, 5A 5B है ना, आगे एक कैटेगरी 5A 5B है। एक डायरेक्ट कर रहे हो, दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू कर रहे हो। तो 5A में आउटवर्ड सप्लाईज अदर दैन सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू नहीं है तो यहाँ पे डालो। लेकिन ये इनवॉइस किसका होगा, ये इंटरस्टेट वाला होगा, एक कंडीशन। दूसरा अनरजिस्टर रिसिपिएंट होगा। तीसरा उसका इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 ये अमाउंट ही है। एक इंटरस्टेट, दूसरा अनरजिस्टर, तीसरा इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2,50,000, 2.5 लाख। ये 3 कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका भी अनरजिस्टर है, उसका भी इनवॉइस डालना पड़ेगा पूरा। ओके तो इसको लार्ज बोला गया, इसको लार्ज इनवॉइस। अभी समझो तुम्हारे पास, तुम्हारे ही स्टेट में अगर 5 लाख का इनवॉइस है अनरजिस्टर को तो यहाँ नहीं आएगा। इंटरस्टेट है 2.5 लाख के ऊपर है और अनरजिस्टर को है तो ही यहाँ पे आएगा।
जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है सप्लायर का, उस स्टेट में सप्लाई कर रहा है, अमाउंट कितना भी होने दो, कहाँ जाएगा? नीचे अदर्स है, इसमें जाएगा, B2C अदर्स। टैक्सेबल सप्लाईज क्या हेडिंग दिया है देखो, टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। अब समझो मैंने एक इनवॉइस दिया, अपने एक इनवॉइस बना दिया, आप सप्लायर हो, तो गुड्स की जो अमाउंट थी या सर्विस की जो अमाउंट थी वो कम लगा दी, इनवॉइस तो बन चुका। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लोग करते हैं ऐसा छोटे बिजनेस में, इनवॉइस वापस भेज दो, दूसरा इनवॉइस देता हो। लेकिन इनवॉइस अगर बन गया, पिछले महीने बन गया, अपलोड हो गया, और इस महीने आपको मालूम पड़ा अरे अमाउंट कम लगा गया था, तो आप बोलते हो अरे अमाउंट गलती से कम लगा है, तो अभी अमाउंट बढ़ा के सप्लीमेंट्री इनवॉइस मिलेगा आपको, वो डेबिट नोट होगा। अमाउंट अगर ज़्यादा लग गया है तो इस महीने में कम करने के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाएगा। तो इस महीने का मेरा 4 लाख का सप्लाई है और पिछले महीने का एक क्रेडिट नोट बना दिया मैंने, तो कम होगा अमाउंट, तो 3.5 लाख मैं यहाँ दिखा दूंगा B2C अदर्स में। और एक दूसरे सप्लायर का कॉस्ट बढ़ा दिया 50,000 से, तो 4 लाख हो गया। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट अलग से नहीं बनाते, अलग से नहीं दिखाते, दिखाने के लिए पूरा दिखा दो, टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। टेबल 5 वाला छोड़ के, अगर इंटर स्टेट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस बनाया है तो वहाँ दिखाओ, वो छोड़ के बाकी सारे इनवॉइस इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट सब कुछ B2C अदर्स में आएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं भरनी पड़ती, यहाँ पे आप स्टेट बताओ कौन सा है, स्टेट बताओ कौन सा है, स्टेट वाइज रेट होगा। समझो यहाँ पे कर्नाटका दिया, तो कर्नाटका में टैक्सेबल वैल्यू कितना है, अब ये इंटर स्टेट दिखा रहा है, नीचे रेट कितना है वो बता दो, 5%। अब जैसे मैं सेव कर दूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बस अगर मैं सेम स्टेट दूंगा, CGST HGST आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से स्टेट वाइज रेट वाइज अमाउंट डालो, टैक्स कितना है वो डिक्लेयर करो, पूरा इनवॉइस नहीं डालते, यहाँ पे पूरा इनवॉइस नहीं आएगा। मैं टैली में दिखा दो, समझ लो। और ये 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जो यहाँ पे 4B 4A 4B 4C है, इसके आगे 5A 5B हो गया। अब उसके 6A एक्सपोर्ट है, ये रजिस्टर्ड पर्सन को हम नहीं सेल कर रहे, दूसरे कंट्री में कोई पर्सन है जो इंडिया के GST एक्ट में GST लॉ में रजिस्टर नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट है। लेकिन अगर सेज में है तो इंडिया के GST लॉ में रजिस्टर होगा। तो 6B है, 6B किस लिए देखो, सप्लाईज मेड टू सेज। और तीसरा डीम एक्सपोर्ट, डीम का मतलब एक्सपोर्ट माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है। आपने मुझे कुछ ऑर्डर दिया कि एक्सपोर्ट कर दो, पैसा कौन देगा, जिसको माल भेज रहा हो वो नहीं देगा, पैसा आप दोगे मुझे, आपका कस्टमर एक्चुअली। लेकिन आपको पैसा मिलेगा US डॉलर में, मुझे आप दोगे रुपीज़ में। डायरेक्ट एक्सपोर्ट है तो 6A में, और इस तरीके से एक्सपोर्ट किया तो 6C में। कुछ सिचुएशंस है वो 6C में आते हैं एक्सपोर्ट की, और डायरेक्ट एक्सपोर्ट है तो 6A में आता है। तो ये 6B और 6C में रजिस्टर्ड पर्सन से ही पैसा मिलता है, तो इसके लिए वो 4A 4B 4C के साथ में ही दिया गया, वो साथ में ही दिया गया। जो B2B को सप्लाई कर रहे हो, बस पूरा इनवॉइस यहाँ पे डाल दो। स्टेट के बाहर 2.5 लाख अनरजिस्टर्ड को है तो यहाँ पे डाल दो। अब ये दोनों सप्लाई हो गए, तो इसका अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट बनता है, हाँ, तो ये पहले वाले का
9B में, और दूसरे वाले का 5 वाले का 9B में। फिर एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट इनवॉइस। अब एक्सपोर्ट इनवॉइस का भी क्रेडिट डेबिट नोट चाहिए, तो वो कहाँ पे? यहाँ पे पूरे अमेंडमेंट के कॉलम है। ये अमेंडमेंट है। नहीं। यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस है, यहाँ पे अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस है। जो एक्सपोर्ट इनवॉइस डाला उसका अमेंडमेंट। B2B का सबका अमेंडमेंट कब होता है? समझो यहाँ पे कोई इनवॉइस डाला था जो आपका नहीं था, किसी और के नाम का था, तो जब मैं अगले महीने करूँगा तो अगले महीने में इनवॉइस नंबर डालूंगा अंदर जाके, पिछले महीने का इनवॉइस नंबर डालूंगा, इनवॉइस नंबर, और अमेंड इनवॉइस करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपके नाम से निकल जाएगा, दूसरे के नाम पे उसको शो कर देगा वो। ऐसा हुआ था कि आपका इनवॉइस किसी और के नाम पे चढ़ गया था, तो वहाँ पे अमेंडमेंट हो जाएगा तो आपके नाम पे दिखेगा। तो कुछ भी जो इनवॉइस बना हुआ है ऊपर, ये 5 कैटेगरी में, तो ये 5 कैटेगरी के लिए अमेंडमेंट B2 इनवॉइस, B2B इनवॉइस, अमेंडमेंट B2C लार्ज इनवॉइस, अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर, और अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर। ओके, ये टैली में अमेंडमेंट वाले कॉलम नहीं होते। आगे B2C अदर्स है। ये जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बताई थी, एक B2B B2C, ठीक है, ये एक बता दिया मैंने। दूसरा इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट, और तीसरा हो सकता है आपके पास गुड्स जो है वो टैक्सेबल हो, या फिर नील रेटेड, या जिसको हम बोलते हैं एग्जम्प्टेड, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्टेड गुड्स, एग्जम्प्टेड सर्विसेज, वो है। तो वो कहाँ दिखाना है? उसके लिए नील रेटेड 8A 8B 8C 8D। ये देखो सर, अभी मेरे पास 2 इनवॉइस है। हाँ मैं बताता हूँ आपको। 2 अलग-अलग पार्टी का इनवॉइस है। हाँ पानी का इनवॉइस है, वाटर सप्लाई, दोनों के पास GST नंबर है। हाँ पर एक आदमी वाटर पे टैक्स लगा के बिल देता है मेरे को, और एक आदमी विदाउट टैक्स बिल देता है। उसका GST नंबर है, पर वो बोलता है मुझे पानी में टैक्स नहीं लगता। देखो, इसमें क्या है कि आप जो वाटर सप्लाई कर रहे हो वो किस तरीके से सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स रेट है, उसके ऊपर टैक्स रेट है। बता दो कैसे उसमें। पानी किसी सप्लाई करते हैं? टैंकर से। हाँ। अगर टैंकर से आ गया तो एग्जाम्प्ट है। 1 लीटर की बोतल में आ गया तो टैक्सेबल तो GST रेट 18% है, और 20 लीटर के कैन बोलते हैं उसका ना, कैन में आ गया तो उसका रेट 12% है। किस तरीके से सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने उस तरीके से टैक्स रेट नोटिफाई किया। अगर नोटिफाई किया कि आप 20 लीटर के कैन में अगर बेच रहे हो
तो 12% रेट। छोटे बोतल में बेच रहे हो 20 लीटर से कम वाले, तो वो तो रेट इतना होगा। और टैंकर में आ रहा है पानी, बस। तो इस तरीके से फिर रेट बदल जाता है। पानी बोला तो पानी होगा तो HSN सेम होगा, सप्लायर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर होगा, लेकिन उसको जो जिस तरीके से सप्लाई कर रहा है उस तरीके के ऊपर टैक्स लगा रहा है ना, बस वैसे रेट लगता है। अब जैसे ये 8A नील रेटेड एग्जाम्प्टेड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज, 7 हो गया ना अपना। 7 में क्या है, अनरजिस्टर है। हाँ, तो इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन है 7 में। टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। टेबल 5 छोड़ के जो अनरजिस्टर्ड है, तो इंट्रा स्टेट इसमें स्टेट कौन सा है बताएगा, रेट ऑफ टैक्स स्टेट वाइज रेट वाइज आ जाएगा। इंट्रा है, इंटर है, तो टैक्स अलग अलग लगते हैं, CGST GST या IGST। 8 में इंटर स्टेट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रा स्टेट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन। इंटर या इंट्रा रजिस्टर्ड पर्सन को कितना किया, नील रेट, एग्जाम्प्टेड और नॉन GST, तीनों अलग अलग बताओ। टैक्स नोटिफाई हुआ है नील रेट, तो कॉलम नंबर 2 में। अगर उसको सेक्शन 11 में एग्जाम किया, एग्जाम मतलब क्या होता है, कर मुक्त। नील रेट भी एक टैक्स रेट होता है और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसको हमने टैक्स माफ़ी दे दी तो एग्जाम में आ जा। और नॉन GST जिसके ऊपर GST नहीं लगाया जा सकता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या वाइन, तो वो इस यहाँ पे इंटरस्टेट रजिस्टर को, इंटरस्टेट रजिस्टर को, दूसरा इंटरस्टेट अनरजिस्टर को, इंटरस्टेट अनरजिस्टर को। तो ये 4 कैटेगरी और 3 टाइप के सप्लाई। 9 में अमेंडमेंट, तो पहले वाला इनवॉइस कौन सा था, वो पहले यहाँ पे बताना पड़ता था। अब कोई इनवॉइस नंबर नहीं पूछा जाता, बस अमाउंट डाल दो, कौन सी पार्टी का कितना अमाउंट है। आगे अभी आगे देखो, अब ये जैसा एडवांस लिया सर्विस के लिए, तो यहाँ पे एडवांस दिखाना पड़ेगा, एडवांस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जब एडवांस के लिए टैक्स देते हैं, ऐड स्टेट वाइज डिटेल, बस कितने एडवांस लिया वो बताओ। यहाँ कोई पार्टी का नाम नहीं पूछा जाता, GST नंबर नहीं बताया जाता, तो उसको क्रेडिट नहीं लेना होता है। एडवांस के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता, जब इनवॉइस फर्निश होगा, इनवॉइस अपलोड होगा, तभी क्रेडिट मिलेगा। और जिस महीने आप इनवॉइस अपलोड करोगे उस महीने आपको 4A में डालना पड़ेगा। अब समझो 5 लाख का GST है, 2 लाख का एडवांस लिया था, 2 लाख मतलब जिसका टैक्स 2 लाख GST लायबिलिटी 2 लाख की आती है, उतना आपने भर दिया था पहले। अब यहाँ पे तो 5 लाख का लायबिलिटी दिखता है, यहाँ पे जैसे 5 लाख दिखेगा, 2 लाख पिछले महीने मैंने जमा किया, तो वो एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, ये है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। यहाँ पे भी कुछ गलती हो जाती है तो अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस और अमेंडमेंट B2C अदर्स। मैंने एडवांस लिया 2 लाख रुपए, उसका 2 महीने बाद इनवॉइस उसने जनरेट करके मुझे दिया, समझो 3,50,000, तो यहाँ एडवांस में तो 2 लाख मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं वही बोला ना अभी मैंने, जब एडवांस आपने यहाँ पे दिखाया, ऊपर दिखाया एडवांस, ऊपर दिखाया एडवांस की वैल्यू 2 लाख है, GST अलग से लगाया कि नहीं? 2 लाख में अगर 2 लाख का एडवांस लिया तो 2 लाख में GST इंक्लूड है ऐसा माना जाएगा।
जो आपने अमाउंट लिया वो 118% है, अगर जीएसटी क्रेडिट 18% है तो आप निकालोगे रिवर्स कैलकुलेशन करके कि 100% कितना आएगा, 18% कितना आएगा, तो उतना गवर्नमेंट के पास आप जमा कर दोगे। अब जब 5 लाख का समझो सप्लाई टोटल, वो अगर या 3.5 लाख बोला, कितना बोला, 3.5 लाख का जब इनवॉइस पूरा बनेगा तो उसके ऊपर जीएसटी एडिशनल अलग से लगेगा ना, तो आप हाँ तो लगाओगे, तो यहाँ पे इनवॉइस पूरा बन जाएगा। अब इनवॉइस यहाँ पूरा बन जाएगा, वही उसको दिखने वाला है रेसिपिएंट को, तभी उसको क्रेडिट मिलने वाला है। एडवांस के ऊपर उसको क्रेडिट नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आप एडवांस लेते हो तो 118% लिया है, टैक्स जमा करो। जमा कर दिया, अब उतने का अमाउंट जो पहले जमा किया था उसको हम एडजस्टमेंट में दिखाते हैं, उसको हम एडजस्टमेंट में दिखाते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस यहाँ पे दिखाते हैं। एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड and adjusted against the supplies being shown in this tax period। टेबल 4 में अब उसका इनवॉइस बन रहा है। समझ में आ गया? अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे 5 लाख प्लस जीएसटी, लेकिन मैंने 2 लाख के ऊपर कुछ तो अमाउंट जमा किया ना, उतना अमाउंट क्या होता है, उतना अमाउंट आपका मैं दिखा दूँ, एक बार टैली में दिखा दूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्रेडिट नोट में माइनस दिखा रहा है, क्रेडिट नोट में माइनस दिखा रहा है ना, वैसे जब एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस है, ऊपर 5 लाख का इनवॉइस का अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट में 5 लाख आएगा, उसका जीएसटी आगे आएगा, उसका जीएसटी आगे आएगा। और यहाँ पे जब आप डालोगे एडवांस का एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट डालोगे, 2 लाख का टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो यहाँ पे दिखेगा, जीएसटी आगे दिखेगा, तो वो जैसे यहाँ पे माइनस दिखा रहा है वैसे वो माइनस दिखाएगा, और टोटल जो है इतना ही आप जमा करोगे। लेकिन बताना पड़ेगा ना, मैंने पिछले महीने एडवांस दिया था, या 2 महीने पहले एडवांस दिया था, या 3 महीने पहले एडवांस दिया था, वो काम अब हो गया है और उसका इनवॉइस में बना रहा हो, अभी इस महीने में इनवॉइस डाल रहा हो। तो पार्ट जीएसटी तो भर दिया, पार्ट लायबिलिटी तो मैंने पे कर दी 2 महीने पहले, अब उसका इनवॉइस तो आईटीसी क्लेम करने के लिए रेसिपिएंट को इनवॉइस तो पूरा डालना पड़ेगा, अब डबल टैक्स हो जाएगा मेरा। तो इसके लिए बता दो कि जो पहले आप भर चुके हो उसको एडजस्ट करो, तो एडजस्टमेंट एडवांस में डालोगे। जब पहले डाला था तो यहाँ पे डाला था 2 महीने पहले, हाँ, अब इनवॉइस पूरा डाल दिया तो जितना अमाउंट इसमें डाला था उतना ही अमाउंट इसमें आएगा एडजस्टमेंट, उसको कम कर दो। तो किसका किसका अमेंडमेंट है वो भी समझ लो कि अगर मैंने एक्सपोर्ट इनवॉइस बना दिया तो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट कोई टैक्स लेती नहीं है, और अगर टैक्स भरना पड़ा तो उसका रिफंड मिलता है, उसका रिफंड मिलता है। और अगर आपके पास एलयूटी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी सप्लाई होता है सेज में या इंडिया के बाहर। सेज वाले बोलते हैं कि आप एलयूटी निकाल लो, हम टैक्स नहीं देंगे, जो भी इनपुट हम लेंगे मार्केट से, इंडिया से, उसका हमें आपको रिफंड मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन करो, रिफंड लो, या एलयूटी बना दो। एलयूटी मतलब है कि एप्लीकेशन भरना पड़ता है जिसमें 2 विटनेस होते हैं, 2 विटनेस में किसी का भी नाम डाल दो, कोई भी चलेगा,
ऑफिस बॉय चलेगा, झाड़ू वाला चलेगा, किसका भी नाम डाल दो, बस कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं डालना पड़ता, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, नेम एड्रेस वो डाल दिया, बस सबमिट कर दो, OTP आएगा या DST लगा दो, तुरंत एक नंबर मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। जैसे आपने आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन किया, जब तक आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड एक्चुअली नहीं आता, तब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर से काम चल जाता है ना, वैसे ही वो नंबर से आपका काम चल जाएगा। वो नंबर डाल दो आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस पे जो कस्टम में जमा करोगे, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, LUD नंबर है, ये मैंने कब निकाला था, समझो 14 मई को निकाला, तो 14 मई से 31 मार्च तक वो वैलिड रहेगा। 31 मार्च से पहले पहले अगले साल के लिए आप फिर से एप्लीकेशन करो। इस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करेगी, सिस्टम को अपडेट करेगी कि अभी अगले साल के लिए आप अपडेट करो। फिर अगर मैंने पहले ही कर दिया, मार्च में ही कर दिया, तो 1 अप्रैल से ही मेरा कंटिन्यू हो जाएगा अगले साल। लेकिन वो हर साल रिन्यू करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर अलग अलग आता है हर साल, तो वो नंबर ट्रैक होता है जब कस्टम में हम एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा है, क्या है, वो सब भरना पड़ता है। और फिर कस्टम से क्या होता है, वो सामान जो आपका आगे फिर एक्सपोर्ट होगा, उसकी कस्टम में एंट्री होगी एक्सपोर्ट होते वक्त, कौन सा मटेरियल है, किसका है, GST नंबर क्या है उसका, फिर उनके सिस्टम से GST का जो सिस्टम है वो लिंक होता है, तो यहाँ पे उनको मालूम पड़ता है। और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ता है, यहाँ पे डालना पड़ता है शिपिंग बिल, पोर्ट कोड, कौन सा पोर्ट है, कौन से पोर्ट से गया, ये मालूम पड़ता है पोर्ट कोड से। शिपिंग बिल नंबर क्या है, उस पोर्ट में क्या नंबर से डॉक्यूमेंट बना था, क्या डेट में बना था, बस इतना ही। जैसे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो GST का बैंक से, तो बैंक का कोड रहता है, कौन से बैंक से हुआ ये मालूम पड़ता है। दूसरा, बैंक का चलन जनरेट हुआ तो चलन नंबर है, और डेट क्या है, तो कौन से बैंक में किस चलन से कौन से डेट को, ये 3 तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो ट्रैक होगा ना वो। तो एक्सपोर्ट हुआ तो कौन से पोर्ट से हुआ, उस पोर्ट में जाने के बाद में वहाँ उनको बोलेंगे डॉक्यूमेंट दो, जो माल इस पार्टी का आपने एक्सपोर्ट किया था, तो फिर उसका शिपिंग बिल नंबर बताएंगे, तुरंत मालूम पड़ेगा, शिपिंग बिल में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस डेट का, उस नंबर का, उस पोर्ट का। ओके, अब इसमें तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स मिलता नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ है। अगर मैंने समझो टैक्स LUD के ऊपर मैंने एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो अगर इसमें कुछ अमाउंट में कुछ फेरफार हो गया तो अमेंड कर दो उसको। सामने वाले का अमाउंट कुछ एडजस्ट नहीं करना है कोई पार्टी का। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंडमेंट B2B, अमेंडमेंट B2C, लार्ज अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस, ये डाल दिया। इनवॉइस नंबर बोलो कौन सा है, बस उसका अमाउंट चेंज कर दो। पहले मैंने 2 लाख डालेंगे तो पूरा खुलेगा, फिर हाँ, खाली चेंज ही करना है, बस बेसिक इतना था। मैंने पहले 2 लाख बताया था, वो 2 लाख नहीं 1,90,000 है, तो मैं अमाउंट दिखाएगा ये इनवॉइस नंबर का इतना अमाउंट है, या कुछ पोर्ट कोड मैंने डाला नहीं था तो वो डालना पड़ेगा। कुछ भी गलत गया है उसमें तो उसको जैसे इनवॉइस नंबर डालेंगे तो वो इनवॉइस सामने दिखाता है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हो। और वो अमेंड नेक्स्ट मंथ को ही होता है। हाँ, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं अभी मैंने जो बोला क्या, अभी देखो ये अमेंडमेंट के कॉलम कब काम पे आएंगे, जो आपने रिटर्न आप कर चुके हो उसके लिए, अमेंड करना है पिछला महीना या उसके पहले के कोई भी महीने का, इस महीने का तो हम डाल ही रहे ना। अमेंडमेंट तब होता है जब पहले आप कुछ कर चुके हो, अब तुम करने जा रहे ना, अब क्या अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अभी के इनवॉइस के लिए नहीं है, ये पीरियड के लिए नहीं है, ये महीने के लिए नहीं है,
पिछले महीने से जितने महीने हुए उस महीने के लिए अमेंडमेंट है। जो अपलोड हो चुका है उसमें कुछ चेंज करना है, उसके लिए अमेंडमेंट है। अब जैसे मैंने B2B में डाला था, उसका नंबर अगर कैंसिल हुआ है तो अब लेता ही नहीं है, पहले लेता था, अब एरर दिखाता है, नंबर कैंसिल है, तो फिर मुझे डालना पड़ता है इसमें अदर्स में। अब ठीक है, उसका नंबर कैंसिल हुआ था, उसने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं किया, इसके लिए कुछ लोगों के ऐसे 6 रिटर्न पीरियड में अगर उसने भरा नहीं तो 7वें 8वें महीने में उसका कैंसिल हुआ है, अभी वो एरर दिखाने लगा। अब जैसे उसको मालूम पड़ा, उसने एप्लीकेशन दिया गवर्नमेंट को और नंबर उसका रिवोक करके लिया, रिटर्न फाइल पूरा कर दिया, फिर उसका नंबर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया तो वो क्या बोलेगा, अरे मेरे 2-3 महीने का इनवॉइस है, वो आपने डाला होगा लेकिन अभी मेरा आईटीसी नहीं मिल रहा है, तब क्या करो, उसको मेरे नाम पे डाल दो। अब डालने जाओगे तो आप उसके नाम पे चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो अमेंडमेंट B2C अदर्स, इसमें जाने के बाद में जो पीरियड है, ये देखो ये पीरियड है, ये साल निकाला, कोई भी पिछले पीरियड का है, मई का था महाराष्ट्र, अमेंड डिटेल, कोई है नहीं इसमें इनवॉइस, तो यहाँ पे नीचे वो दिखाता है कि कितना था आपका, 5% में कितना था, 12 में कितना था, 18 में कितना था, उसमें उसका एक इनवॉइस था, उसका समझो अमाउंट था 10,000, टैक्स था 1800 रुपये, तो आप अमाउंट में से 10,000 कम करोगे और वो टैक्स रेट से भी 10,000 कम करोगे, 10,000 का जो टैक्स है 1800 समझो, वो भी कम करोगे, फिर 2 लाख का अमाउंट है और टैक्स कितना है 2 लाख के ऊपर, 18% से 36, तो आप 2 लाख से 10,000 कम करोगे, 1,90,000 लिखोगे और टैक्स में से भी 1800 रुपया कम करके अमाउंट दिखाओगे, और उतने अमाउंट का इस महीने में यहाँ पे उसके नाम पे इनवॉइस डाल दोगे। मैंने टैक्स तो जमा किया है ना पिछले महीने, लेकिन वो B2C में डाला था, तो B2C को आप कम करो 10,000 से और टैक्स भी कम करो, और वो B2B में डाल, तो लेकिन वो 4A में डालना पड़ता है, तो वो चला जाएगा उसके नाम पे, उस महीने में की डेट पे चला जाएगा। 4 उसके 2A में भी दिखेगा और 2B में इस महीने में दिखेगा, इस महीने में वो आईटीसी ले सकता है। बैक अगस्त, ये ऑनलाइन है या ये भी ऑनलाइन है, यहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो, ऑनलाइन जाएगा। ऑफलाइन देता हूँ मैं, ऑफलाइन में देखो मैंने कुछ गलत नंबर दिया ना, तो ये एरर आता है, GSTIN और रिटर्न पीरियड। जैसे मैं टैली खोला, यहाँ पे आ गया, GSTIN 1 निकाला, तो मैं एक्सपोर्ट में जाऊँगा, ई रिटर्न में जाऊँगा, जितने भी इनवॉइस है 74, 8, 14 नील डेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसी अपलोड करनी है, इनवॉइस वाइज या समरी वाइज। B2C में अदर्स में क्या है, समरी है। आपके पास 10 लाख इनवॉइस हो, उसमें करोड़ की अमाउंट हो, ये वहाँ डालना क्या है, 5% में कितना अमाउंट है, कितना टैक्स है। मेडिकल शॉप का क्या होगा, डेली का समझो उसका 1,00,000-2 लाख का जो बड़े बड़े शॉप दिखते हैं 5-5 लाख का है, उनका डेली का क्या है, कलेक्शन है। तो GST तो तेरा 30 दिन का कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, लेकिन उनको इनवॉइस वाइज नहीं डालना है। समझो उसने 50,000 इनवॉइस बना दिए, तो उनको 50,000 इनवॉइस अपलोड नहीं करने, उनको 50,000 इनवॉइस में 5% का कितना अमाउंट है, कितना टैक्स है, 12% का कितना अमाउंट है, कितना टैक्स है,
बस वो 4 टैक्स रेट है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी इतना ऐड कर दो, 10 मिनट में उनका जीएसटी तो 1 हो गया, मैन्युअली भी ऐड किया तो भी। और यहाँ पे जैसे हम करते हैं, एक जेसॉन है और दूसरा एक्सेल है। अभी क्या होता है देखो, ये टूल है, जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक टूल आता है, डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया। जीएसटी ऑफलाइन टूल, हाँ, वो पीसी में डाउनलोड करना है। पोर्टल से मैंने डाउनलोड किया उसको। पोर्टल से यहाँ पे पोर्टल पे डाउनलोड में ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल, वो डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में ऐसा दिखता है, अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न। तो वहाँ पे से अगर एक्सेल जनरेट करोगे तो एक्सेल यहाँ पे खुलेगा, एक्सेल यहाँ पे खुलेगा, और एक्सेल यहाँ पे खोलने के बाद में उसको आगे फिर उसका जेसॉन यहाँ से बना सकते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, उससे आप आइदर एक्सेल या दूसरा जेसॉन जनरेट कर सकते हो। डायरेक्ट जेसॉन ही हो रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेल किया तो इसमें, हाँ, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ सपोर्टिंग फाइल लगता है डेवलपर को। अगर उसके पास जेसॉन का सपोर्टिंग फाइल नहीं है तो एक्सेल का तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये कौन देगा, जीएसटी से इन लोगों को वो सपोर्टिंग फाइल मिला है, टैली को। कोई सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उनको वो लेना पड़ता है, लाइब्रेरी फाइल। तुम्हारा और मेरा जो कम्युनिकेशन है ये कैसे होगा, अगर हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, एसोसिएशन होगा, तो ही हम काम करेंगे ना। तो अगर वो काम करने के लिए जो उसको सपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, कुछ लाइब्रेरी फाइल लगती है, वो उनको मिल जाती है। वो मिलने के बाद ही वो एक्सेल वाला या जेसॉन वाला कन्वर्जन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। टैली का डेटा फॉर्मेट अलग है। जो सॉफ्टवेयर है, टैली हो, बीजी हो और कोई सॉफ्टवेयर है मार्केट में, उनका फॉर्मेट, उनका प्रोग्रामिंग जो होता है उसका डेटा उसके अंदर होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ लाइब्रेरी फाइल्स है, उससे वो क्या होता है, वो जीएसटी पोर्टल उसको रीड कर सके और फिर वो अपलोड हो सके, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। जिसे उनको नाम दिया है इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज फॉर्मेट। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट जेसॉन, तो जेसॉन में कन्वर्ट होगा वो, तो वो टूल की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या था, उन्होंने एक्सेल वाला पहले बना दिया था, जेसॉन वाला बाद में बना दिया। तो इसके लिए दोनों मिलता है टैली में आपको, जेसॉन, एक्सेल। और कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक्सेल का तो बनाने को आ गया, जेसॉन का उनको टाइम लगा बनाने को, तो एक्सेल मिलता है उनका, तो एक्सेल मिलता है। और एक्सेल में क्या होता है, आप उसको पढ़ सकते हो कि अरे यही गया ना उसमें। जेसॉन में आप पढ़ नहीं सकते, जब अपलोड होगा तो दिखेगा। और एक्सेल वाला दूसरा फ़ायदा क्या है कि समझो आपके पास 50 इनवॉइस है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक्सेल फाइल को वो अकाउंटेंट के सर पे मार देते, इसमें ये भर के दो, उसमें भर के दो डेटा। एक्सेल इसलिए अब वो भर के देगा, अकाउंटेंट को बोलेगा तुम जब इसमें एंट्री करोगे ना तुम्हारे सिस्टम में, या मैनुअल बिल बनाओगे तो उसकी एंट्री इसमें भी करो। महीने भर का पूरा एंट्री आप करते रहो इसमें, ये एक्सेल फाइल में, और महीने के अंत में वो फाइल हमको ईमेल कर दो। फिर वो फाइल वो टूल में खोलेगा, जेसॉन जनरेट करेगा और अपलोड करेगा। उसको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो आपने एंट्री किया होगा अकाउंटेंट ने, वो बराबर है कि नहीं वही चेक करेगा वो। और कुछ बराबर नहीं होगा तो एरर आएगा, फिर उसको टैकल करना पड़ेगा उसको। तो मार्केट में इसके लिए एक्सेल और जेसॉन दोनों का ऑप्शन मिलता है। एक्सेल का बना दिया तो फिर कोई उसमें एंट्री कर सकता है मैन्युअली,
एक्सेल वाले एक्सेल का फाइल होता है तो मैन्युअली एंट्री कर सकता है। अब टैली राइट कर रहा है उसमें, वैसे ही आदमी खुद राइट करेगा तो भी चलेगा। डेटा का इनपुट रेडी हो गया ना, तो फिर वो टूल में खुलता है और उसमें आगे प्रोसेस करने के बाद में अंत में ऑप्शन आएगा जनरेट कर दो जेसॉन, और जेसॉन जनरेट होने के बाद में जेसॉन को हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। लॉगिन करेंगे, ऑफलाइन चूज फाइल, आधे घंटे में ख़त्म करना बहुत मुश्किल रहता है। अभी ये मैंने बना दिया, प्रोसेस हो गया ना। अब मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, कभी कभी नहीं होता है। यहाँ पे दिखाता है प्रोग्रेस दिखाता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 15 मिनट बोलता है वो। अब यहाँ पे 2 ही इनवॉइस है तो हो जाता है, ज़्यादा इनवॉइस होगा 300-400 तो टाइम लेता है। बैक टू फाइल रिटर्न, अब ऑनलाइन आया कि नहीं आया वो देखना पड़ेगा। अब ऑफलाइन नहीं करेंगे, अब ऑनलाइन जाएंगे। जैसे हम ईमेल को अटैचमेंट भेजते हैं वैसे किया ना। अब वो आया कि नहीं आया वो यहाँ पे देखेंगे। इसमें 2 इनवॉइस है, 2 दिखा रहे हैं, नीचे अमाउंट भी दिखा रहे हैं, हाँ अंदर भी दिखा रहे। क्लिक किया, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल डेट पूरा आ गया। अब एक तो इसका लेट हुआ है, तुमको दिखाने के लिए मैंने अपलोड किया नहीं था, उसका रिटर्न फाइल किया नहीं। ठीक है, इसका बाकी लोकल कुछ नहीं है। अगर वो होता तो वो भी इसमें नंबर दिखा था कितना है, टैक्सेबल टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे दिखा था। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इतना ही करना होता है। 1 इनवॉइस है तो 1 इनवॉइस आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 4 तो 4, 5 है तो 5। अभी कॉन्ट्रैक्टर है, उसका 5 इनवॉइस अप्रैल में था, 5 ही था, 5। एक पार्टी का 3 था और दूसरी पार्टी का 4था था, तीसरे पार्टी का 5वां था। बिल बन गया मैन्युअली, टैली में वो एंट्री करते हैं, लेकिन पार्टी को बिल का उनका फॉर्मेट वो देते दिया। अब वो चला गया रिटर्न करने के लिए उसी के पास, उसके आदमी ने लिया, 1 इनवॉइस बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, 4था इनवॉइस था वो भी जो 3 इनवॉइस में जो पार्टी थी उसके नाम पे डाल दिया। 40 लाख का अमाउंट था, 7-8 लाख उसका आईटीसी बनेगा रिसिपिएंट का। अब दूसरे के नाम पे डाल दिया तो उसको अमाउंट नहीं दिख रहा है। तो बोलते अभी 7-8 लाख रुपये मैं कहाँ से भरूँगा। तो अब सप्लायर का प्रॉब्लम क्या है, सप्लायर बोलते हैं मैंने तो 3B में भर दिया ना अमाउंट, 8 लाख तो भर दिया मैंने जो आपसे लिया था, और कमाया कितना मैंने वो काम पे, 40 लाख में कितना कमाया होगा, 20%, 40%। वो थोड़ा मैंने उसका एफडी बनाया है, वो तो धंधे में ही अटका है ना पैसा मेरा। मैं कहाँ से लेके आऊँ 8 लाख भरने के लिए। अब इसने सीए को बोला तुम्हारे आदमी ने क्या कर दिया, सामने वाला मेरे से 8 लाख मांग रहा है कि अभी मेरे को आईटीसी नहीं तो पैसा भरना पड़ेगा, मुझे 8 लाख दो भरने के लिए, अगले महीने मेरे को क्रेडिट मिलेगा ना, अगले महीने पैसा ले लो वापस। ये दोनों का झगड़ा, इफेक्ट कितना पड़ता है देखो ना। इसने बोला मैं आपसे पैसा लिया, वो मैंने भरा नहीं होगा तो मेरी गलती है ना, मैं मुजरिम हूँ। हाँ मैंने भर दिया था, अभी ये मैनुअल मिस्टेक है। अप्रैल में तो हो गया उसका। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, अप्रैल में जून का आप बिना देख के डाल सकते हो, आईटीसी ले लो, जून में एडजस्ट करो, ऐसा बोला था। चला गया। अब उसी पार्टी का दूसरा बिल आ गया अगस्त में,
फिर उसने गड़बड़ कर दी, वो पार्टी का दूसरे के नाम पे डाल दिया। मेरा बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप मैन्युअली काम करते हो ना तो ये मिस्टेक होगी, बार बार होगी और तकलीफ होगी। अब जैसे मैंने टैली में एंट्री कर दिया, मैं एक बार उसका चेकिंग करूँगा, बराबर डाला ना पार्टी मैंने। अब आप काम करते रहते हो तो उसका पेमेंट भी आता रहता है, तो आपका डेटा अपडेट होता है। कभी एक आध बार दूसरे के नाम पे बिल चला भी गया हो तो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो महीने के एंड में जब किसी को डेटा भेजने का टाइम आता है तो उसके पहले आप चेक कर लोगे ना बराबर, इसका इतना इनवॉइस है, इसका इतना है, बराबर है। अब उसका ही जेसन बन गया तो कोई मिस्टेक नहीं होगी ना, और आप अलर्ट हो, आपको मालूम है आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। उसके नाम पे इनवॉइस नहीं गया तो वो 8 लाख मांगने वाला है और आपके ऊपर फिर नारियल फूटेगा। लेकिन जो वहाँ पे जो काम करते हैं ना वो सब सीखने वाले लोग होते हैं, उनको मालूम नहीं कि सामने क्या होने वाला है। उसने एक बार गलती कर दी, अब उसको सीखने के लिए रखा है, उसको पेमेंट भी नहीं मिलता, या मिलता होगा तो बहुत कम मिलता है, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। अकाउंटेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको जितना पेमेंट है सामने वाला बोलेगा तुमको इतना पेमेंट हम इसलिए दे रहे हैं क्या तुम ऐसी गलती करो। अब उसको आंसर दे, तू देख, तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगा के काम करोगे ना। आपको एनर्जी मिल रही है, पैसा मिल रहा है तो एक्सपेक्टेशन भी है आप काम करो। उसको तो पैसा भी नहीं मिल रहा है काम करने वाला, अब उसको गाली भी नहीं दे सकता काम देने वाला। नहीं, उसको पैसा नहीं मिल रहा है ना, अब उसको कुछ बोलेंगे चला जाएगा वो। उनको फ्री में या सस्ते में लेबर चाहिए तो उसको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। उसको इतने बोलेंगे यार थोड़ा ध्यान से देखा कर, उसका नंबर गलत चला गया है, अब उसको रेक्टिफाई कर लो, ऐसा वो एक्सपीरियंस पर्सन को बोलेगा, एक्सपीरियंस पर्सन उसको रेक्टिफाई अगले महीने कर देगा। लेकिन ये जो एंट्री का काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको कोई पेमेंट नहीं होता तो फिर वो उतना दिल लगा के काम नहीं करते और उनको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो फ्री में मिले उनको। और वो ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा उनका। सामने से पैसा चाहिए लेकिन वो पैसा देने का नहीं, अपने पास अपने जेब में ज़्यादा जाना चाहिए, इसके लिए गलतियाँ होती है। अब मैन्युअली काम होगा तो ये गलतियाँ होगी। 5 इनवॉइस में भी उनका मैक्सिमम 5 इनवॉइस बनता है, कभी 2 बनता है, कभी 3 बनता है। अब इस बार 3 बना था तो उसमें 2 पार्टी थी, उसमें भी उसने तीनों बिल एक ही नाम पे डाल दिया। अब उसी पार्टी को फिर से प्रॉब्लम हुआ, क्या करेगा बिजनेसमैन, क्या करेगा ऐसे लोगों के लिए। बोलते मेरा 5 इनवॉइस है, तुम उसका भी 2000 ले रहे हो, काम तो ठीक करो। अब उसने बोला सीए को तुम मुझसे बात कर लो और मेरा ये निपटा के दो, मेरा कोई गलती नहीं है। मेरे अकाउंटेंट में तुमको ईमेल किया था, ये इनवॉइस वो मैंने देखा है, तुमको मिला है, अब तुम्हारे हाथ से दूसरी बार गलती हो गई। पहली बार तो वो बात करने को तैयार नहीं था, वो बात करने को तैयार नहीं, उनसे गलती होने के बाद भी। तो इस तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो क्या होगा, डेटा जैसा आपके सिस्टम में है वैसे वहाँ जाएगा। अब सिस्टम तो आप कर रहे हो हैंडल, आपके रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप क्या करोगे, पूरा केयर लोगे। लेकिन जो मैन्युअली चला गया दूसरा वो केयर लेगा जरूरी नहीं, 90% वो केयर लेगा ही नहीं, तो उसको इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं कि मैंने ये गलती कर दी, दूसरे के नाम पे डाल दिया तो क्या होगा। गलतियाँ होती रहती है और भुगतान तो करना पड़ेगा जिसका आईटीसी है उसको। अब जैसे मैं यहाँ पे ये भर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, उसके 2A में चला जाएगा, उसके 2B में चला जाएगा, सामने वाले को आईटीसी मिल जाएगा। बस यहाँ पे इतना ही करना है आपको, यहाँ पे इतना ही करना है। रूल में गए, इसमें बहुत कॉलम होते हैं लेकिन सब बिजनेस को सब कॉलम एप्लीकेबल नहीं होते। ये स्टेन समरी, जनरल एचएसएन समरी जो है
वो यहाँ पे आ जाएगी। 2 इनवॉइस है तो, लेकिन उसमें जो आइटम थे वो 3 HSN में कैटेगराइज हुए थे। तो एक्चुअली एक ही HSN है, लेकिन वो कुछ आइटम सेट में जाता है, वही आइटम PCS में जाता है, PCS में और PRS में। वो कुछ टूल बनाते हैं, तो कुछ टूल जो है वो उसका सेट बनता है, कितने सेट बना दिए वो टूल के, कितने पीसेस में है और कितने PRS कुछ है उनका, वो है। तो कितना अमाउंट था सेट का, कितना अमाउंट था पीसेस का, कितना अमाउंट था PRS का, वो अलग अलग अमाउंट आ गया। और तीनों मिला के जो अमाउंट है, वही अमाउंट यहाँ पे भी होगा, 1,46,581। वो अपने आप हो जाता है ना सर? अगर आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, जैसा आइटम बना दिया, जैसा आपने स्टॉक बना दिया, या जो सर्विस की वैल्यू थी उसको HSN डाला हुआ है, तो वो जो अमाउंट ऊपर जा रहा है समझो 4A में, उसका HSN नीचे दिखा रहा है। बस एक साथ दोनों भर देगा वो। अब यही अगर मैन्युअली करेगा तो मैन्युअली HSN में उसको HSN डालना पड़ेगा। मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके आपको उसको देना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन, ये जो नीचे वाला जो HSN वाला कॉलम है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी उसको, ये पूरा देना पड़ेगा, फिर वो एक एक भरेगा उधर। अब ये गुड्स का है ना, ये राइगर डिस्ट्रीब्यूटर, ये गुड्स का है, तो उसके इतने मटेरियल है। अब इसका जो अमाउंट है पूरा मिला के, जो पूरा टैक्स है 31,000, बस टोटल उतना ही, आइटम वाइज इतना ही है। मतलब जो आप टैक्स जमा किया आपने, वो क्या बेच के जमा किया, ये बेच के, इसका टैक्स वैल्यू कितना था, क्या बेचा उसमें, कितना पीसेस, ये गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग पर्पज चाहिए। टैक्स तो मिल रहा है ना, HSN क्यों मांग रहे हो? तो गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन से स्टेट में कौन सा मटेरियल कितना बिक रहा है, ये उनको चाहिए, इसके लिए है। या इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो दूसरा स्टेट वाले क्यों मांग रहे हैं इनसे, तो उस स्टेट में मतलब उसका स्कोप है कि उसकी फैक्ट्री वहाँ बना दो जो उस स्टेट में दूसरे स्टेट से आता है, डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए। समझ में आ गया ना? मतलब वो स्टेट की डिमांड है कि हमको ये मटेरियल चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बन रहा है तो हम गुजरात से ले रहे हैं, महाराष्ट्र से ले रहे हैं, तो उस मटेरियल को वो वहाँ पे किसी, ये डेटा उनके पास रेडी है, तो जो इन्वेस्टर होगा उसको बोलेंगे देखो अंबानी जी, अदानी जी, ये आप क्या करो, ये मटेरियल की यहाँ फैक्ट्री बना दो, ये स्टेट में है ना, ये सामान बाहर से आ रहा है, अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री डालोगे तो ये सामान यहाँ बिकने वाला है, मार्केट रेडी आपके लिए। तो उसको कन्विंस करने के लिए डेटा चाहिए ना, डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये डालना जब इनको कंपलसरी करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, HSN कोड डालो तो ही गवर्नमेंट डेटा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा ना। व्यापारी बोलते रह रहे आपको टैक्स हम दे रहे हैं ना, ये क्यों डाल रहे हो HSN, ये मत डालो, ये मत डालने को बोला हमको, तो गवर्नमेंट ने 3-4 साल कुछ बोला नहीं, अब तो कंपलसरी कर दिया, डालना ही पड़ेगा। फिर भी अभी लोगों के पास सिस्टम रेडी नहीं, वो डाल नहीं रहे, लेकिन रूल में है, कानून में है, कल इसमें फाइन लगेगी तो भरनी पड़ेगी, फाइन लगाएगी तो गवर्नमेंट। इसमें इतनी वैल्यूज है, इतने कॉलम है। अब 3B में देखो, 3B में कुछ नहीं होगा, 3B में कुछ नहीं है। कितना वैल्यू है, जो आपने इनवॉइस बना दिए, समझो 300 इनवॉइस बने थे, 200 इनवॉइस बने थे, 2000 इनवॉइस बने थे, 2 लाख इनवॉइस बने थे, उसका टोटल वैल्यू कितना है 3.1। अगर इसको मैंने एक्सपांड किया तो 5 दिखेगा उसमें कैटेगरी ABCDE। ई आपका नहीं आएगा क्योंकि आप नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज नहीं करते हो, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, दारू नहीं बेचते हो, शराब नहीं बेचते हो, तो ई नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज है, ये देखो, ये 3.1 में क्या है, जो टैक्स जमा करना है वो है, और जमा करने के लिए आपके पास आउटवर्ड सप्लाई हुआ नील रेट का। अगर आपके पास नील रेट वाला सप्लाई नहीं है तो ये कॉलम नहीं आएगा आपके लिए। आपने एक्सपोर्ट किया, सेज में सप्लाई किया तो B वाला आएगा, वो भी नहीं है। तो ए में क्या है, ए में अदर दैन जीरो रेटेड
नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड। तो बस आप नॉर्मली लोगों का ए में ही आता है, तो ए में कितना टैक्सेबल वैल्यू है वो डालो, CGST HGST डालो। स्टेट के बाहर से अप्लाई नहीं करते हो तो IGST नहीं आएगा, तो B नहीं आएगा, C नहीं आएगा, D नहीं आएगा, E नहीं आएगा। अब GST 1 पहले भर दिया आपने, जैसे ही आपने GST 1 भर दिया तो उसमें इनवॉइस फर्निश हो गए, इनवॉइस का पूरा डेटा डाल दिया, पड़ा है उनके पास, वही डेटा वो आपको यहाँ पे डाल के देंगे। 4A में जो डाला B2B वाला, उसमें समझो 10-12 इनवॉइस है, 1000 इनवॉइस है, अमाउंट कितने है उसमें, वो अमाउंट आ जाएगा। GST कितने है आ जाएगा। ये 3 अमाउंट जैसे GST 1 डाल दिया, ये 3 अमाउंट तो बन गए ना। और जैसा आपने परचेज किया था, इनवर्स सप्लाई लिया था, वो तुम्हारे सप्लायर ने डाला होगा, तुम्हारे सप्लायर ने अपलोड किया होगा, वो किस में आएगा, वो 2B में आएगा। पिछला कुछ अमेंडमेंट था वो 2B में आएगा, इस महीने का जो अपलोड किया वो 2B में आएगा। तो 2B में जो आता है वो आपका ITC है, तो एलिजिबल ITC में वो डाल देगा, वो डाल देगा। अब एलिजिबल ITC का मतलब समझ लो, एलिजिबल ITC का मतलब समझ लो क्या है। एलिजिबल ITC में इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया क्या, नहीं किया, हम नहीं करते इंपोर्ट, ना गुड्स करते ना सर्विस करते, तो वो भी नहीं है। तीसरा, अब ऊपर का एक कॉलम मैंने बोला था, जैसे अभी ये लायबिलिटी भरनी है, वैसे इनवर्ट सप्लाई कुछ किया था जिसके ऊपर समझो आपने ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली थी, तो GST आपको भरना है। तो भरने वाला 3.1 में दूसरे से लिया है वो भरना है, और दूसरे से सर्विस ली है उसका भी टैक्स हमें ही भरना है, तो वो भरने वाला ऊपर आ गया। और अगर मैंने GST भर दिया तो उसका ITC यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, जो इनवर्ट सप्लाई मैंने लिया उसका ITC यहाँ पे दिखाऊंगा, 3 नंबर कॉलम, 3rd रो में। ओके, तो इंपोर्ट नहीं होगा गुड्स का, सर्विस का, अगर कोई रिवर्स चार्ज में कोई सर्विस ली नहीं है तो ये भी नहीं होगा। IGT का है नहीं इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, तो नॉर्मल जो ITC है वो 5 में होगा। ऊपर नॉर्मल आपका सप्लाई है तो A में होगा, यहाँ नॉर्मल आपका इनवर्ट सप्लाई है 5 में होगा, बस 2 ही कॉलम फिलअप होंगे। और ऊपर यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी पड़ती है, यहाँ पे कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ ITC डालो। अब एलिजिबल ITC किसको बोलेंगे, अब यहाँ पे जो 2B में जो सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा वो आ जाएगा। आपके लिए वो एलिजिबल ITC है कि नहीं, आप उसके हकदार हो कि नहीं, वो आप देखो। जैसे किसी लड़के का लड़की का 18 ईयर कंप्लीट होता है, उनको वोटिंग का राइट मिलता है, तो हम बोलते हैं एलिजिबल फॉर वोटिंग कर सकते हैं इलेक्शन में। वैसे आपको ITC किसका मिलेगा, उसका एक प्रोविज़न है, उसका एक्ट में सेक्शन है, सब सेक्शन है, रूल है, उसमें देखो कि अगर उसमें आपको लॉ परमिट करता है, जैसे वोटिंग के लिए कानून अपना परमिट करता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि इनको अभी वोटिंग राइट दे दो, वैसे आपका GST लॉ आपका परमिट करता है, ITC मिल जाएगा। अगर वो प्रोविज़न आपको अलाउ कर रही है, वो रूल अलाउ कर रहा है, वो एलिजिबल ITC। अब 2B में तो डाल दिया उसने, 2B में तो डाल दिया, तो आपका सॉरी उसने GST 1 में डाल दिया, तो पोर्टल ने आपको 2B में डाल के दिया, उसमें से एलिजिबल कितना है वो देखो। अब मेरे टैली में तो इतना ITC दिख रहा है, लेकिन पोर्टल में आ गया 30,000, क्योंकि कुछ इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं की। 30,000 का क्या हो गया, मेरा एलिजिबल ITC हो गया। एलिजिबल होना चाहिए था इतना, लेकिन पोर्टल में उतना ही आ गया। और दूसरा, पिछले महीने का एक इनवॉइस मेरा 5,000 का ITC है, वो डाला नहीं था, ये महीने में आ गया, तो टैली में तो कम दिखेगा, उधर ज़्यादा होगा, ये भी है। और पिछले महीने मेरे पास यहाँ पे अमाउंट था ज़्यादा, पोर्टल में भी आ गया था, लेकिन वो इनवॉइस जो है ना, वो जो इनवॉइस है वो अपने को डाउट था, आपको डाउट था, आपने इनवॉइस डाल दिया यहाँ पे, लेकिन ये मटेरियल आया कि नहीं आया, आपको जैसे ही वहाँ पे 2B में दिखा,
आपने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिया, पार्टी तो अपनी ही है, लेकिन ये मटेरियल आपने देखा कि यार 2-3 इनवॉइस है, तो इस बार कुछ ज़्यादा मटेरियल आया या दूसरे का इनवॉइस अपने नाम पे चढ़ गया है, तो आपने इंक्वायरी की साइट पे, लेकिन जब तक रिटर्न फाइल करना था तब तक आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो आपने वो ITC लिया नहीं सेफ साइड कि इसको अगले महीने लेंगे, ज़्यादा ही मटेरियल इस बार आया ऐसा लग रहा है, इतना तो काम नहीं हो रहा है अपने साइड पे, तो ज़्यादा मटेरियल क्यों मंगाया होगा। तो इसके लिए ऐसा कुछ पहले भी हुआ था कि इनवॉइस गलती से नाम पे आ गया था, तो फिर अभी इंक्वायरी करके ही लेते हैं उसको। इसके लिए एज अ अकाउंटेंट आपने इंक्वायरी की और रिप्लाई नहीं आया तो आपने उसको साइड में रख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ आगे ज़्यादा काम करना है, इसके ज़्यादा मटेरियल मंगाया है और अपना इनवॉइस वो है। पिछले महीने पोर्टल ने दिखाया था आपको 30,000 ITC, आपने क्लेम किया था 25,000, अब वो 5,000 तो पेंडिंग है अपना, तो इस बार यहाँ पे दिखाएगा 33, इसमें से पोर्टल पे आ गया 30,000 और 5,000 पहले का हमने कम लिया था, तो आपका एलिजिबल कितना हो गया 35,000, वो आप ले लोगे। समझ लो इस बात को। तो अमाउंट यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 2B में उसको जो इनवॉइस मिला वो दिखा रहा है। 2B में जो इनवॉइस इस महीने के GSTR 1 में या अमेंडमेंट जिन्होंने किया था, वो अमेंडमेंट होने के बाद में कितना ITC बन सकता है कितना ITC वो दिया है 2B में, लेकिन उसमें से एलिजिबल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बस उसको फाइनलाइज करके आपको उधर क्लेम डालना है, वो जो क्लेम डालना है वो आप डालोगे। सितंबर कॉटन, एक मिनट, अब यहाँ पे पूछेगा आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई किया है क्या, समझो नहीं किया है। दूसरा, कोई इनवर्ड सप्लाई लिया है क्या, नहीं लिया है। डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी, तीनों का आंसर अगर यस है तो नील रिटर्न है, तो नील रिटर्न होगा। लेकिन मैंने सेल नहीं किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज नहीं किया, कुछ भी तीनों में से एक भी आंसर अगर यस है या कोई RCM में लायबिलिटी पे करनी है मुझे, तो नील रिटर्न का आंसर नो होगा, नील रिटर्न नहीं है मेरा। नेक्स्ट, अब ये दिखा रहा है वो कि जो आपके 3.1 में अमाउंट आएगा वो GSTR 1 से आएगा। फॉर्म स्टेटस नॉट फाइल्ड, समरी स्टेटस नो। अगर मैंने GSTR 1 भरा होता तो यहाँ पे फाइल दिखा था, यहाँ पे फाइल दिखा था। अब मैं दूसरे पार्टी को दिखाता हूँ, ये इसको निकाल देता हूँ। लिंक है ना, तो मुझे उतना बोलना ही पड़ेगा ना। बाकी मंडे को लूँगा मैं, को ख़त्म नहीं होगा, मैं शॉर्ट में ख़त्म नहीं कर सकता, थोड़ा अभी लिंक बना दो, बाकी मंडे को बना दो। अब देखो ये GSTR 1 फाइल दिखा रहा है। अब 3B में खोलूँगा इसका, तो GSTR 1 में जो भरा हुआ डेटा है ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आएगा।
अब यहाँ पे फाइल दिखा रहा है GSR 1 और 2B जनरेट दिखा रहा है, रिवर्स चार्ज के लिए भी अमाउंट, और 2B इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरेटेड। अब जैसे हम खोलेंगे 3.1 में ये एक बॉक्स दिखाता है। इसमें क्या दिखाता है कि अगर आपने IGST एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए IGST पे करके एक्सपोर्ट किया, या सेज में IGST पे करके एक्सपोर्ट किया, तो वो 3.1B में डालो, ये B वाला कॉलम में डालो, ये B वाले में डालो। टैक्सेबल वैल्यू कितना है और IGST कितना है, क्योंकि जब रिफंड क्लेम करते हैं तो वो 3B से उसको लिंक करते हैं, तो 3B में अमाउंट नहीं मिल रहा है उनको, लोग गलत डाल रहे हैं, लोग A में डाल रहे हैं। अगर टैली में मैंने फीड किया था और वहाँ से ही एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे ही चला जाता है वो, लेकिन जो मैन्युअली फीड करते हैं ना, उनको वो पता नहीं है, तो वो A में डालते हैं। इसके लिए वो बॉक्स दिखा दिया, रिफंड को उनको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया, सेम ही होना चाहिए ना। तो इसमें जो अमाउंट है एग्जाम का, वो कौन से कॉलम में था, नील डेटेड, उसमें से ये ले लिया, बस ये कुछ भरना नहीं है, कंफर्म। अब इसमें 3.2 में क्या देखा था, 3.2 में 3 कैटेगरी है। एक सप्लाई जो मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट ऊपर लिखा है ना, इंटरस्टेट 3.1 में आपने डाला ही है। उसमें से कितना अमाउंट है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें से कितना अमाउंट है कंपोजिशन टैक्सेबल, दूसरे स्टेट का कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, वो स्टेट के बाहर बेच नहीं सकता, खरीद सकता है। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन स्टेट के बाहर बेच नहीं सकता, खरीद सकते हैं। तो उसने आपसे लिया ना, तो कितना बेचा आपने, और यूएन होल्डर को कितना बेचा। स्टेट के बाहर के यूएन होल्डर, स्टेट के बाहर के कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, स्टेट के बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन। 3.1 में जो ए में दिया हमने, उसमें से कितना अमाउंट इनके लिए है वो दिखा दो, बस अलग से बताओ, कि ऊपर सब इंक्लूड है। तो 3.2 भी अपना नहीं होता अगर हमने स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं किया। इलिजिबल आईटीसी, इलिजिबल आईटीसी में ऑल अदर आईटीसी में चला जाएगा, ये चला जाएगा। अगर इसको मैं एडिट करूंगा 35,000, यहाँ पे देखो दिखा रहा है सिस्टम कंप्यूटर कितना है, 40,000 आपका 30,000। हाँ, अभी इसमें मैंने 45,000 किया है। अब वो ऐसा दिखाएगा, बॉक्स दिखाएगा, रेड बॉक्स। ज़्यादा बोल रहे हो आप, ये कोई गलत नहीं, कोई एरर नहीं है, आप जिम्मेदारी से डाल रहे हो, याद रखो। ये अलर्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले महीने 5,000 कम लिया था ना, तब कुछ बोला नहीं, तब कुछ बोला नहीं। कम कर रहे तो कुछ बोलता नहीं है, ज़्यादा करते हो बस। अब ये बोलेगा इस तरीके से। तो वही केयर लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे रूल 42, 43 अदर्स, पिछले महीने आपने कुछ आईटी से एक्स्ट्रा लिया था तो उसको रिवर्स कर दो अदर्स में डाल के। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट का अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है आजकल, वो क्रेडिट नोट की अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट डाल दिए उसका डेबिट नोट यहाँ पे अदर में दिखा रहा है। अदर्स इसलिए होता है एक्चुअली कि अगर आपने कुछ गलत आईटी से लिया था पिछले महीने में, उसको रिवर्स कर दो। और आपने एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो, तो कोई सर्विस ली तो सर्विस का पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा। जितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए कुछ सप्लाई है, कुछ एग्जाम सप्लाई है, तो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला से आप अमाउंट को अपॉर्चुनिमेंट करोगे। अमाउंट को अपॉर्चुनिमेंट करके जितना अमाउंट एलिजिबल होगा उतना ही मिलेगा, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो रूल 42 में वो देना पड़ता है। और रूल 43 में कोई आपने मशीनरी ली थी, कैपिटल गुड्स लिए थे, उस कैपिटल गुड्स का भी अपॉर्चुनिमेंट होता है, वो हर महीने होता है। एक आपने मशीन ली तो उसका लाइफ इसमें होता है 60 महीना,
60 महीने का उसका लाइफ एस्टिमेट होता है। 60 महीने में जो आईटीसी है, समझो मेरा 60,000 का आईटीसी है, तो अब 60,000 का आईटीसी तो ले लिया, अब 1,000 महीने का हो गया आईटीसी। तो इस महीने देखो तुम्हारा सप्लाई कितना हुआ, टैक्सेबल कितना हुआ एग्जाम, तो अपॉर्चुनिमेंट करो। समझो 800 रुपये का एलिजिबल बनता है, 200 रुपये का नहीं बनता, तो 200 रुपये का रिवर्स करो। ऐसे 60 महीने को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स कर लिया तो पहले तो आईटीसी में भर दिया था, ले लिया था, तो उसका इंटरेस्ट भी निकालो। तो हर महीना ये करना पड़ता है, कितना रिवर्स हो रहा है। जो इनपुट लिया, इनपुट सर्विस लिया, उसका तो आईटीसी क्लेम करने से पहले ही हम अपॉर्चुनिमेंट कर देते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स का कैसे करेंगे? वो गुड्स तो फ्यूचर में यूज़ करेंगे। आईटीसी तो आपको आज मिल रहा है, तो फिर 60 महीने अपॉर्चुनिमेंट करके रिवर्स करो, और आपने पहले आईटीसी ले लिया जितना आपका नहीं बनता था, तो इंटरेस्ट भी भरो। उसके लिए कितना अमाउंट है वो यहाँ डालना पड़ता है। और फिर ए से बी माइनस होके फाइनली आईटीसी ये बनता है। और इनएलिजिबल कुछ ऐसे आईटीसी है जो गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, वो उतना कितना है वो यहाँ पे डालो, ये है। तो जिसके पास टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाई है, उनके लिए रूल 42 और 43 एप्लीकेबल होते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं होते। बाकी लोगों के लिए सिर्फ ये और अदर आईटीसी में डाल दो। समझ गए ना? बस। तो मेरा 1-1.5 घंटा जाता है ये सारा समझाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट सेशन था, अब जैसा टाइम था वैसे हमने कवर कर लिया। मंडे को मैं करता हूँ फिर से सब सारी चीज़ें, ठीक है? रुकते हैं अभी यहाँ पे।